है ना। कपड़े धोए सर, आपको क्या पता है ना क्या क्या हमारे संडे के दुख और दर्द रहते हैं, है ना? कपड़े धो, फिर कुछ स्पेशल खाना बनाओ, टिफिन नहीं आता हो तो, है ना, बचे कुचे काम निपटाओ, घूमने भी जाओ, कुछ जिम्मेदारियां भी रहती हैं। चलिए अच्छी बात है। तो एक बार जरा जोर से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। चलिए करते हैं शुरू। लास्ट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, क्लास उस दिन हमारी जल्दी भी छूट गई थी, तो आज फिर क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। हाँ चलो, ऑनलाइन वालों के सबके हालचाल बढ़िया है? चलिए अच्छी बात। तो टाइप नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 33, 10,000 रुपए का ये सवाल नहीं है, ठीक है? करिए इसको, पढ़िए जल्दी से। नहीं सही है ना, बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति 1 2 3 4 में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। एक को उसने एक पर 20% लाभ कमाया, दूसरे पर उसे हुई हानि। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, यदि सौदे में न लाभ हुआ न हानि। देखो, कभी भी आप अगर ऐसे प्रश्न आते हैं प्रतिशत में या अनुपात में या और दूसरे चैप्टर्स में, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए सबसे पहले कि ऑप्शंस किस में है? परसेंटेज में। और यहां आपको डेटा परसेंटेज में भी दिया है, तो रुपए की जरूरत नहीं है। जब तक आपसे रुपए ना पूछें, रुपए को कभी हाथ मत लगाओ। आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना रुपए के परसेंटेज में ही दे सकते हो, ठीक है? तो अब देखिए, आप पहले यहां पे कुछ चीजें ध्यान रखिए कि क्या क्या बोला है। दो वस्तुएं, समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, मतलब वो पहली बात तो ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे सेलिंग प्राइस कैसा है? सेम है। दो वस्तुएं 1,234 रुपए में बेची, क्योंकि हम प्रश्न को रुपए से तो कर नहीं रहे, है ना, हम कर रहे हैं परसेंटेज से, तो हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि दोनों चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है। अच्छा, एक बात उसने कही है कि एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो दूसरे पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लॉस, ताकि इस पूरे सौदे में ना लाभ हो ना हानि। मतलब वो खुद पहले से बोल रहा है कि ना मुझे प्रॉफिट कमाना है, ना मुझे लॉस होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्रॉफिट और लॉस। तीनों बातें आपके दिमाग में बैठी? क्या क्या है? पहला उन्होंने बोला है दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेम है, तो आपने कहा ठीक है। एक को बेचा प्रॉफिट पर, एक को बेचा लॉस पर, यह भी ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस, ठीक है। अब आप जरा यहां पे ध्यान देना, हम रेशो से खेलेंगे पूरा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। एक तरफ लिखिए कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखिए सेलिंग प्राइस, एक पहली वस्तु, एक दूसरी वस्तु, ठीक है। इसको बेचा है प्रॉफिट पर बेचा है, तो जल्दी से बताओ रेशो क्या बनेगा? 5 से 6। अच्छा, अब देखना, अब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 5 रुपए पर एक का प्रॉफिट लिया, मतलब 5 रुपए की चीज को कितने पे बेचा? 6 पर। उन्होंने बोला था कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो अगर ये 6 है तो दूसरी वस्तु भी 6 होगी क्या? और अगर 6 और 6 12 है, तो यहां भी 12 आना चाहिए। भाई जितने में खरीदोगे उतने में ही बेचोगे, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस खुश होगा, है ना। अच्छा, यहां पर अगर 12 है, यहां पे 5 है, तो क्या यहां पे 7 आना चाहिए? ये हो गया पूरा, समझ में आया? 5 की चीज को बेचा 6 में, यहां 6 तो यहां 6, दोनों का योग 12, तो इधर भी क्या आना चाहिए? 12। 12 में से एक का मूल्य 5 है, तो दूसरे का मूल्य कितना होगा? 7 होगा। इतना समझ गए? तो आपको अब पता चल गया कि ये जो दूसरी वाली जो वस्तु है, ये खरीदी कितने में गई होगी और बेची कितने में गई होगी? 6 में। कितने का नुकसान हुआ? किस पर? 7 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/7 का मतलब तो आपको पता ही है, 14 से ही 2/7% का क्या
नुकसान, लॉस, ए आंसर है। आया समझ में? अब अगली बार आप इतना भी मत करना, है ना। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे ये देखना, ये 5 से 6 है, यहां 6 है तो यहां 6, अगर ये एक इधर ज्यादा है तो आप एक इधर बढ़ा दोगे। नहीं आया समझ में? आया? ये 5 से 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 आएगा, तो इसको 6 से 7 कर दो। मान लो यहां 7 से 8 होता तो यहां 8 से क्या होता, 9 होता। बस इतना काम आपको करना है, आगे दूंगा अभी मैं सवाल। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ देखो, एक डाउट हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हम तो हमेशा यहां गुणा करते आए हैं, आप में से किसी को डाउट हुआ क्या? हमने एक्चुअली यहां पे क्या किया है कि इसको सबको रुपए में माना है। ये 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची, ये 7 रुपए की चीज को भी 6 में बेचा। ये प्रश्न पूरा हमने एक प्रकार से रुपए में माना। तो एक 5 रुपए की चीज है, एक 7 की चीज है, तो दोनों कितने की हो गई, 12 की। बेचा दोनों को 6 में, तो कितने में बेचा, 12 में। इसलिए गुणा नहीं करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे। चलिए 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9। तो आपने तुरंत यहां पे 9 को लिखा होगा 10, 10 को लिखा होगा 11। कितने का नुकसान? तो कितने सेकंड लगे आपको आंसर लाने में? अब इतना सा काम था। अगर फंडा समझ में आया भाई, 9 से 10, 10 से 11, 11 की चीज 10 में, 1 का नुकसान 11 पर, 9 से 1/11% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। आया? इसको करो। ये वाला सवाल क्रय मूल्य में भी आ सकता है। हो सकता है आपसे बोला जाए क्रय मूल्य बराबर हो, मेथड सेम रहेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य बराबर करना है। चलो 1875 की फ्रैक्शन बनी 18.75। अब जैसे ही आप इसको देखो, कई तरीके हैं इसको तोड़कर करना, ब्रेक कर सकते हो। बेटर रहेगा आप इसको 3/4 लिख लो। क्या 75 को 3/4 लिख सकते हैं, है ना? तो 18 का 4 गुना कितना होता है, 72, 72 और 3 कितना हो गया, 75। तो 75/4 और नीचे लग जाएगा 100, है ना। 25 से 3 बार और 25 से 16 बार कैंसिल होगा क्या? ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 16 से 3। तो अब बस 16 पर 3 का प्रॉफिट लिया तो 19, प्रॉफिट ही है ना। 16 पर 3 का प्रॉफिट 19, यहां 19, तो यहां 19 से 3 ज्यादा मतलब 22, है ना। दोनों का योग 38 38, 38 38 आएगा। 22 की चीज 19 में बेची, 3 का नुकसान किस पर, 22 पर, गुणा कर दिया आपने 100 का। काटा पीटी कर लो, 2 से कैंसिल होगा 11 बार, 2 से कैंसिल होगा 50 बार। ये आ गया आपका 150/11। 11 का पहाड़ा कितनी बार ले सकते हो, 1 गया तो बचा 4 0 13, मतलब 7/11। कौन सा है, पहला। बताओ, किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो वो बिंदास पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे बस फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आपके लिए मेन टास्क था, बाकी कुछ नहीं है। 16 पर 3 का फायदा, कितने लोगों का आंसर आ गया था? ठीक है, कितने लोगों ने 3/16 निकाल लिया था, उन्हीं का आंसर आया होगा, है ना। कितने लोगों का आने वाला था? चलो इसको कर लोगे। सेम क्वेश्चन है 27.5, मतलब 1/2 करके और कर लेना आप इसको। ठीक है, चलो टाइप चेंज करते हैं यहां। सर अब एक शानदार टाइप आपका आता है, एक बार पढ़िए प्रश्न को फिर बताता हूं मैं।
22 कैसे आया? अरे भगवान, कहां गया आपका 22? अगर तुम्हें यह समझ में आया कि 10 से 11 कैसे हुआ, तो यह भी समझ में आता कि 19 से 22 कैसे हुआ। इसका मतलब तुम्हें 10 से 11 कैसे हुआ समझ नहीं आया, और 6 से 7 कैसे हुआ समझ नहीं आया। जब वो समझ नहीं आया तो यह भी नहीं आएगा, छोड़ो, रहने दो। हाँ, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक नियम बताया था, आपको मैं याद दिलाता हूं, और इसकी बहुत शानदार ट्रिक आपको बताता हूं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको स्कूल में बड़ा कंफ्यूज करते थे कि नहीं करते थे? अगर पढ़ते आप रहे होंगे तो। जो पढ़ेगा ही नहीं उसको तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, जो स्कूल में पढ़ाई करता होगा उसको ऐसे सवालों में कंफ्यूजन होता था, हाँ या ना? पता ही नहीं। कंफ्यूजन तो सर तब होगा ना जब पढ़ेंगे, पढ़ा ही नहीं तो कंफ्यूजन का आएगा, है ना? तो ये वाला मैंने आपको बताया था क्या? फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर, हाँ या ना? बोला करो ना। चलो, अब ये देखो कि यहां से वैल्यू हटा दो। पहले वाले प्रश्न में क्या था कि डायरेक्ट आपको कोई वैल्यू देते थे, उससे हम सॉल्व करते थे। यहां पे रुपए और मात्रा की बात है तो अपना नियम बदल लो, रुपए हमेशा ऊपर और जो भी मात्रा दी है, क्वांटिटी दी है, वो नीचे रख दो। पहली कंडीशन नीचे, दूसरी कंडीशन ऊपर, इससे आपका आंसर आएगा। लेकिन आंसर भी किस में आएगा? रुपए और मात्रा में ही आएगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ? अब देखिए, केवल रखते जाइए जैसा आपसे बोला है। 1 रुपए में 12 टॉफी बेची तो कितने का नुकसान हुआ? 20 का। ये हमारे लिए पहली कंडीशन है। 20 का नुकसान हुआ मतलब कितना लिखेंगे? 80। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचें कि 20% का लाभ हो? ये हमारे लिए सेकंड कंडीशन है। इसको ऊपर रखेंगे, लाभ है मतलब 100 में जुड़ेगा। इसको हल करना है, सीधा आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो यहां पे 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8, मतलब 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचो? 8। यह आंसर है आपका। ठीक है, अब सवाल कई लोगों के दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर रुपए ऊपर क्यों, मात्रा नीचे क्यों? ये जो आप रुपए के बटे में मात्रा लिख रहे हो ना, इससे कीमत पता चलती है। इससे आपको पता चलता है किसी भी चीज की वैल्यू। नियम वही है, लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे तो हम वो रख देंगे। लेकिन इस सवाल में आपको कीमत ना देते हुए मात्रा और रुपए दोनों दिए हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि मैंने 20 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदी। क्या करा मैंने? 20 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदी, तो एक चॉकलेट कितने की? कैसे निकाला आपने? आपने कहा कि सर आप 20 रुपए की 10 चॉकलेट लाए, तो तुरंत आपने बोल दिया कि एक चॉकलेट कितने की? 2 की। मतलब आपने ऊपर क्या रखा? रुपए, और नीचे क्या रखा? मात्रा। वही तो मैंने कहा कि रुपए ऊपर रखते हैं, मात्रा का भाग देते हैं, तो एक वस्तु की कीमत पता चलती है। तो हम कीमत ही निकाल रहे हैं, पर रुपए और मात्रा दिया है। अब यहां पे आपको उसकी मात्रा और रुपए से कीमत निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। भाई 1 रुपए की 12 टॉफी, बताओ एक टॉफी कितने की? 1 रुपए की 12 टॉफी, तो एक टॉफी कितने की? यह समस्या है। अब आप कीमत यहां निकालने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। 1 रुपए की अगर 12 टॉफी है तो 1/12 का मतलब क्या होता था? 8 सही 1/3। तो एक टॉफी की कीमत पता है कितनी आएगी? 833। और अगर इस पर चले गए तो आंसर तो आना ही नहीं है ना? तो इसलिए हमने इसमें तरीका निकाल दिया कि कीमत मत निकालो, बस 1/12 लिखकर छोड़ दो। अगला करिए। हाँ, एक रुपए में 20 बटन बेची तो 4% की हानि। 4% की हानि मतलब 96। 1 रुपए में कितनी बटन बेचें कि 20% का लाभ मतलब 120। हल कर लो। 20 से कैंसिल हुआ 6 बार, 6 से कट गया 16 बार। आंसर ही आपका क्या है? 16 है। 1 रुपए में कितनी बेचो? 16।
अगला करो, करते जाओ जल्दी जल्दी, फटाफट करो। ₹1 में 32 चॉकलेट, फिर से 16 आ रहा है। ₹1 में 32 बेचा तो 40 की हानि, 100 में से 40 गया, कितना बेचें कि 20 का लाभ हो? तो ये कैंसिल होगा आपका कितनी बार? 2 बार, और वापस से 16 आ रहा है। ₹1 में कितनी? 16। आया सभी का? हाँ या ना? इसको करो। कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो आपको बताया है उसी तरीके से करिए। रुपए ऊपर रखते हैं, मात्रा आप नीचे रखते हो। फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर, और रुपए इधर। आंसर जो आता है वो भी रुपए और मात्रा में आता है। 18 बिल्कुल सही आंसर है। अब जिनको दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, वो यहां ध्यान दें। ₹40 में अगर 45 संतरे बेचोगे तो कितने की हानि? 20 की। 20% लाभ कमाने के लिए ₹24 में कितने संतरे बेचें? मतलब इस बार उन्होंने ये बोल दिया है कि यहां पे 24 आना चाहिए, मतलब आपको ये निकालना है, बस इतना सा काम था, है ना। 24 में कितने संतरे बेचें? 20 का लाभ तो होना ही है, तो आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। 40 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हो गया 60 बार, 15 से कैंसिल हुआ 3 बार, 15 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 6 बार, 6 का 3 गुना कर दिया, 18 संतरे आपका आंसर है। आया समझ में? एक स्टेप में आंसर आएगा हमेशा। ₹40 में 45 बेचे तो 20 की हानि, 20 का लाभ चाहिए तो 24 में कितने बेचे? ठीक है, तो इतनी सभी चीजों में से कोई भी एक गायब हो सकती है, वो आपको निकालना है ना। और अभी आएंगे ऐसे प्रश्न, इसका आंसर बताइए। ये आपको करना है। ₹1 में 4 बेचें तो 4% की हानि, कितना लाभ लें कि ₹1 में 3 अपन बेच सकें? मतलब इस बार यहां क्या आएगा? अच्छा, एक बात और, आप चाहें तो यहां पे 100 प्लस x भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि लाभ आएगा। और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो x लिख लो, बाद में 100 में से घटा देना, एक ही बात है ना। इसको हल कर लेते हैं। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 32 बार, ठीक है, और कुछ होना नहीं है। तो 32 का 4 गुना कितना होता है? 128। तो यही आ गया, मतलब x की जगह 128 आएगा, और 128 आने का मतलब है कितने का लाभ? 28 का। भाई लाभ हमेशा 100 के ऊपर जाएगा ना, तो 100 के ऊपर अगर जा रहा है तो लाभ है, 100 से छोटी वैल्यू आती तो हानि होती। सिंपल। इसको बताओ। $140 में 80 बॉल बेची,
तो क्या हुआ, 30 की हानि, है ना। और 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितनी बॉल्स बेचें, बस इतना सा आपको हल करना है ना। तो क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। चलो 70 से ये गए 2 बार, ठीक है। 0 से इसको उड़ा दो, 2 से इसको उड़ा दो 4 बार, 13 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 और 4 का गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 32। बिल्कुल ठीक है। अब ये सवाल कभी गलत होंगे क्या आपसे? इससे ज्यादा वो क्या करेंगे भाई, कोई भी एक चीज गायब करेंगे, वहां पे x लिख दो, बाकी हल कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी अब समोसे की बात कर लेते हैं। जिसको भूख लग रही है उसके लिए थोड़ी समस्या होने वाली है। अब मंगवाए तो ये आ गए। हाँ, कब? कल का संडे खाली गया है ना। हाँ, चलो आपको अब मैं यहां पर एक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। पहले आप इसको समझिए, फिर इस प्रश्न पर आते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर कभी प्रश्न रुपए में दिया हो और मुझे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो, तो हम हमेशा अपना बेस क्या लेते हैं, क्रय मूल्य। आप लोग लिखना बंद कर दें थोड़ी देर के लिए और ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, है ना। ये बहुत काम का है और अभी जितने प्रश्न हम आगे करने वाले हैं सब इसी पर बनेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न करे उसमें लाभ या हानि निकालना अगर हमें था तो उसके लिए हमने हमेशा बेस क्या लिया, आधार क्या लिया, क्रय मूल्य लिया ना। मुझे बताओ कि मैंने 10 रुपए की चॉकलेट 12 में बेच दी, क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट कितने का, 2 का। नीचे क्या रखेंगे, 10 क्रय मूल्य गुणा 100, तो आप बोलोगे सर 20% का फायदा हुआ। तो क्योंकि प्रश्न रुपए में था तो हमने नीचे क्या रखा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस रखा। लेकिन अगर सवाल कभी मात्रा में आ जाए ना, अगर कभी सवाल क्वांटिटी में है, कभी सवाल मात्रा में है, तो नियम पलटता है और उसमें हमेशा लिया जाता है बेची गई मात्रा। क्या लेते हैं, बेची गई मात्रा। इंग्लिश में कहें तो सोल्ड आर्टिकल्स। क्या लेते हैं, सोल्ड आर्टिकल्स। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मैंने 5 पेन खरीद कर लाया और उतने ही रुपए में मैंने 6 पेन बेचे। ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने पेन खरीदे मैंने, 5, और बेचे कितने, उतने ही रुपए में 6 बेचे मैंने, है ना। तो पहले तो बताओ कि यहां प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अरे कितने पेन लाया था मैं, 5, और कितने बिक गए, प्रॉफिट हुआ ना। ज्यादा सामान बिकने पे प्रॉफिट होता है कि कम सामान पर? ज्यादा में होगा ना। अरे भाई 5 पेन लाए और 6 बिक गए, कितना बढ़िया बिजनेस है। क्योंकि पैसा शब्द मैंने प्रयोग किया था, जितना पैसा लगाकर मैंने 5 पेन खरीदे उतना पैसा 6 पेन बेचने पे वसूल हुए, मतलब घाटा है। दूसरे उदाहरण से समझो, मैंने 100 रुपए के 5 पेन लाया और मैंने 100 रुपए में 6 पेन बेचे, तो मैंने जितना पैसा लगाकर 5 पेन मैंने खरीदे थे उतना पैसा 6 पेन पर वसूल हुआ, तो ये तो नुकसान हो गया ना। मुझे 1 पेन अपनी जेब से और बेचना पड़ा, तब जाके मेरा लगाया हुआ पैसा वापस आया, तो ये घाटा है, नुकसान है। फायदा कब होता, जब यहां पे 4 पेन होते। जितने रुपए में मैंने 5 पेन खरीदे उतने रुपए में मैंने 4 पेन बेचे, तो अब प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। कितने पेन का, 1 का। क्यों? क्योंकि पैसा पूरा वसूल हो गया कितने पेन में, और 1 पेन अभी तो बचा है, वो अपना प्रॉफिट है। समझ गए बात इतनी? अब यहां कहीं रुपए की बात है क्या? नहीं है। यह सवाल किस में है, मात्रा में। तो मात्रा में पहले तो बताओ कितने पेन का फायदा है, 1 का।
क्योंकि प्रश्न मात्रा में है, मात्रा में हमेशा बेची गई मात्रा नीचे रखते हैं। तो बेचा आप 4 की 5, 4, तो नीचे रखोगे 4, गुणा करोगे 100 का, तो यहां 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ये इस प्रश्न में, अभी इस पर हम नहीं गए, अभी इसकी बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हमारे रियल समोसे वाले प्रश्न पे। ठीक है, आपने 1500 रुपए में कितने समोसे खरीदे, 50। 50 आपने समोसे खरीदे, ठीक है, और कितने समोसे बेचे, 40। तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कितने समोसे का, 1500 रुपए आपने 40 समोसे बेचकर ही वसूल कर लिए और अभी तो 10 बचे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, उनके चेहरे पे दिख रहा है, भले मुंह बंद है। कितने समोसे बच गए, 10। किस पर, प्रश्न मात्रा में है, मात्रा में जो बेचा वो नीचे रखेंगे, तो 40 पर 10 की बचत है, मतलब अभी भी आपका फायदा कितने का है, 25 का। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अगर हम अपने पुराने नॉर्मल तरीके से करें तो भी आंसर आपका सेम आएगा। करो, आपने 1500 रुपए में, ये आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, आपको पसंद यही आएगा, लेकिन जब तक ये नहीं बताऊंगा तब तक ये पसंद नहीं आएगा। देखो, 1500 रुपए में आपने 50 खरीदे और 1500 रुपए में आपने 40 बेचे, तो एक समोसा कितने का पड़ा, 30 रुपए का, है ना। और इधर जाओ तो 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने प्रश्न रुपए में बदल लिया। मैंने 1500 में अगर 50 समोसे बुलवाए, मतलब एक समोसा कितने का, 30 का, और 1500 में 40 बेचे, मतलब बेचा कितने का, 37.5 का। फायदा हो रहा है कि नुकसान, कितने का, किस पर। अब प्रश्न रुपए में है, मात्रा में नहीं है, मात्रा गया, प्रश्न रुपए में है, रुपए में नीचे क्या आएगा, 30, और 30 से कैंसिल करोगे तो अभी भी आंसर कितना आएगा, 25। तो इतना सारा कैलकुलेशन करना अच्छा कि ये अच्छा है, ये आपका बहुत ज्यादा समय बचाएगा। और यहां तो अभी ये कैंसिल भी हो रहा है, अभी आगे देखो ऐसी संख्याएं आएंगी कि कटेगा ही नहीं, तो आपको फिर इसी से करना पड़ेगा, है ना। तो हम ध्यान ये देंगे। अब आप बोलोगे सर यहां रुपए दिया था, हम रुपए को हटा देंगे। हम क्या करेंगे भाई, या तो हम लाभ या हानि रुपए से निकाल सकते हैं, या लाभ हानि मात्रा से निकाल सकते हैं। अगर मात्रा से निकालोगे तो आपका कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है। बाकी अभी हम 8-10 यही वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपका बेसिक और क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे बस इतना बताएं कि ये जितना मैंने आपको अभी बताया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अभी इसका टेंशन मत लो सर 1500 की जगह और कुछ होता तो क्या होता, या कुछ भी मत सोचो। जितना बताया उतने में कोई डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। नहीं है, चलो इसका आंसर बता दो। देखो, आप इसको सबसे पहले लिख लिया करो, आपको एकदम क्लियर रहेगा। 10 रुपए में 25 चॉकलेट्स खरीदी और उतने ही रुपए में, मतलब कितने रुपए में, 10 रुपए में ही 15 चॉकलेट्स बेची, तो रुपए अपना बराबर है। रुपए का बराबर होना जरूरी है, यह भी ध्यान रखना। अगर रुपए अलग अलग होंगे ना तो ये ट्रिक फिर ऐसे काम नहीं करेगी, फिर एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। पर फिलहाल तो रुपए बराबर हैं, और मैंने कहा कि रुपए के बदले, अब आप सोचो कि 10 रुपए की 25 चॉकलेट तो एक कितने की, और 10 रुपए की 15 चॉकलेट तो एक कितने की। अब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो हम रुपए से ना करके प्रश्न को किससे करेंगे, मात्रा से। तो पहले तो ये बताओ कि लाए कितने थे और बेची कितनी, तो कितनी बच गई। ये प्रॉफिट है कि लॉस है, क्यों लॉस है ना, ज्यादा लाए और बिकी नहीं पूरी, तो कहां से फायदा हुआ, पैसा पूरा आ गया अपना। मेन बात पैसा है ना। जितना पैसा लगाया था वो तो आ गया ना,
तो प्रॉफिट है ना, और अभी तो बचा है तो उसको बेचेंगे। कई लोग बोलते हैं सर वो बेचा ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से हुआ, तो बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा, बच तो गया ना, वो अपना प्रॉफिट है। तो आपको 10 की बचत हो रही है, और क्योंकि आपने रुपए को हटाकर प्रश्न को मात्रा में कन्वर्ट कर दिया है, तो मात्रा में नीचे क्या रखते हैं, जो बेचा, और गुणा कर देंगे आप 100 का। ये 5 से 2 बार, ये 3 बार, और 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3% का क्या लाभ, प्रॉफिट। सी आंसर आएगा। क्यों? ए पर ही तो लगाया था, वो चला सी पे गया। आया समझ में? बढ़े आगे, बताओ इसका आंसर। नींबू बेचो। कई लोग पेन चलाते हुए ही नहीं दिखते हैं कभी। पेन भी चला लिया करो भाई, पेन और कॉपी को भी अच्छा लगे। हाँ जी, 25% का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए में लाए थे 3 नींबू, और 1 रुपए में बेचे कितने, 4। लाए थे कम, बेचने ज्यादा पड़ गए, मतलब घाटा हो गया। कितने पर, 4 पर, गुणा 100, 25% का लॉस। कोई दिक्कत? इसका बता दो। इस बार 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 बेची। कुछ बच्चे इतने नादान होते हैं कि कुछ भी प्रश्न पूछे हम तो वही करेंगे जो हमारे दिमाग में बैठ गया। हमें तो सर ने सिखाया था कि 6 आया 5 बेचा, 1 का नुकसान 5 पर 100, और ये लो 20% का। पता चल रहा है ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन में जब नहीं था फिर ध्यान दिया कि इस बार रुपए तो अलग अलग है ना, जबकि आपको जो ट्रिक बताई थी वो कब लगेगी, जब रुपए कैसे होंगे, सेम होंगे। यहां भी 1500 रुपए में खरीद के 1500 में बेचा था। तो जब रुपए अलग अलग होते हैं तो आपको रुपए को क्या करना होता है, बराबर। रुपए का बराबर होना जरूरी है। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं, फिर उस ट्रिक का कंसेप्ट बताऊंगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। कभी भी रुपए अलग अलग आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कष्ट करेंगे आप। ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा है, 6 का गुणा 6 में करो तो ये आ जाएगा 36 वस्तुएं, रुपए नहीं। 5 का 5 में करा तो कितनी वस्तुएं आ गई, 25। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रुपए बराबर हो जाते हैं। क्यों होते हैं, 2 मिनट में आपको बता रहा हूं, है ना। तो आपने जितने रुपए में 36 वस्तुएं लाए, उतने रुपए में आपने 25 वस्तुएं बेची, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लाए थे ज्यादा, कम में पैसा आ गया, 11 बच गई, नीचे 25 रखेंगे कि 36, 25 गुणा कर दिया आपने किसका, 100 का। तो आप कहेंगे सर 44% का यहां पे क्या है, प्रॉफिट है। ए आंसर आएगा। अब आपको मैं थोड़ा और इसकी गहराई में लेकर जाता हूं कि यहां करना क्या है और ऐसा क्यों करते हैं, है ना। एक और उदाहरण देता हूं। मान लो कैसा भी प्रश्न आए, आपसे बोले कि 2 रुपए में हमने 3 खरीद के 5 रुपए में हमने 7 बेची। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लाए थे कितनी, 15, और बेच कितनी दी, 14। 1 का फायदा 14 पर गुणा 100। करना ऐसे ही है, कैसा भी प्रश्न आ जाए। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। देखिए, 5 रुपए में आपने 6 लाए और 6 रुपए में आपने 5 बेची। हमारी ट्रिक काम कब करती है, जब रुपए बराबर हो। क्या बराबर हो, रुपए बराबर हो। तो आप बेसिकली यहां पे रुपए बराबर करोगे, 6 का गुणा ऊपर करते हो और 5 का गुणा नीचे करते हो। तो 6 और 5 कितना हो जाता है, 30 रुपए। 6 और 6 कितना हो जाता है, 36। 5 और 6 कितना हो जाता है, 30 रुपए। और 5 और 5 कितना हो जाता है, 25। तो अब ये सवाल क्या बन गया, 30 रुपए में 36 लाए और 30 रुपए में 25 बेची।
तो इतना सारा कर भाई, जब 6 का गुणा इसमें करना है तो इसमें भी करेंगे, तो हम सीधा इसमें गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, तो हम सीधा इसमें कर देना, क्योंकि इनको बराबर करके काम तो इनका वैसे भी कुछ नहीं है, तो लिखना क्यों। आया समझ में? इसको बताओ। हाँ, 10 रुपए में 11 और 11 रुपए में 10, तो आप क्या करेंगे, 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का अंतर आया? 21 का। किस पर? 100 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 21% का लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, ये आप समझने लगे ना, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। करो इसको भी जल्दी। चलो, ये हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका कितना, 27। 5 का अंतर 27 पर इंटू 100 कर लोगे इसको आप। हाँ, 18 पॉइंट। चलो ठीक है, कर लेना, आप छोड़ो, इस पर आ जाओ आप। तो तैतीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये वही सवाल है, लेकिन भाषा क्या है सुनना। आपने 33 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी उतने ही रुपए में आपने 44 वस्तुएं बेची। मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो रुपए तो वैसे भी बराबर है। वो बोले, भले उन्होंने रुपए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोल तो दिया ना कि जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य है, जितने में खरीदा उतने में बेचा। और हमें ट्रिक के लिए किस चीज की जरूरत है, रुपए बराबर होने की, तो वो तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाए थे आप 33 चीजें, बेची आपने 44, 11 का फायदा हो गया। 11 का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, ज्यादा जेब से देनी पड़ गई ना, तो ये 4 से कैंसिल हुआ। तो आप कहेंगे सर 25% का क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है। आया समझ में? इसको करिए, पेन मत चलाओ, ऐसे ही बता दो। 9 लाए 10 बेची, 1 का घाटा, 10 पर 10% का लॉस, ठीक है ना। 9 लाए 10 बेची, 1 का नुकसान, 10 पर 10% का लॉस। लॉस की प्रॉफिट, लॉस। इसको करो, अब चला लो पेन। ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। हो रहा है कंफ्यूजन? देखो इधर, 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब सुनिए यहां पे आप मेरी बात बहुत ध्यान से, पहले इसका कंसेप्ट बताता हूं, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं। देखिए, आपने अगर 33 नींबू बेचे हैं, तो 33 अगर बेचे हैं तो आपने 33 खरीदे भी होंगे, ठीक है। तो 33 का जो विक्रय मूल्य है वो 33 के क्रय मूल्य के बराबर तो होगा,
लेकिन 33 बेचने पर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब इतने तो होंगे और आपने इस पे 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। हमेशा आप पहले तो लिख देंगे। जैसे एक अगला सवाल बताता हूं, आपसे बोला 65 पेन बेचने पे 13 का नुकसान हुआ, तो अगर 65 बेचे हैं तो 65 खरीदे भी होंगे। पहले तो ऐसा लिख लोगे आप, है ना, फिर जो बोला है वो करेंगे। तो वापस प्रश्न पे आते हैं। 33 नींबू बेचने पर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, मतलब 33 के अंदर दो चीजें, 33 तो खरीदे होंगे प्लस 11 का आपने फायदा लिया। ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्या? 33 में से 11 गया, 22 का विक्रय मूल्य 33 के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपने, अब देखो आपका प्रश्न क्या बन गया कि आपने लाए थे 33 लेकिन आपने बेचे कितने? 22, और पैसा वसूल है ना, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 11 का। किस पर? 22 पर। मल्टीप्लाई 100, 50% का प्रॉफिट। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करता ही है, इसलिए बस ये एक लाइन अगर आप कभी भी लिख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये गया इधर, तो 22 का विक्रय मूल्य 33 के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, रुपए दोनों के क्या है? बराबर है। रुपए बराबर होंगे तो हम मात्रा से पूरा खेल खेल सकते हैं। आया? है ना? अगला करें, एक और करते हैं, फिर वापस इस सवाल पे आएंगे और अभी अच्छे से बताता हूं मैं। 65 बेचने पर, तो 65 बेचे तो 65 खरीदे भी होंगे, सबसे पहले तो ऐसा लिखेंगे आप। इसके बाद 13 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 13 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, मतलब हम क्या लगाएंगे? माइनस। विक्रय मूल्य के बराबर हानि है मतलब माइनस लगाएं, प्रॉफिट होता तो प्लस, हानि है तो माइनस। इतना कर लो बस, इसको ले आओ इधर। तो 78 का सेलिंग प्राइस 65 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब आप लाए होंगे 65 चीजें लेकिन उतने रुपए में बेची कितनी? 78। तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा? कितने का? 13 का नुकसान हुआ। नीचे रखेंगे बेची गई मात्रा गुणा 100, 13 से कैंसिल होगा 6 बार, तो 16.66% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, ये एकमात्र लाभ हानि का ऐसा सवाल है जिसमें कंफ्यूजन सबको होता है ना, इसलिए इसका मैंने तरीका निकाला है कि आप हमेशा ऐसा लिख लें, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चाहते हो कि नहीं सर हमें लिखना नहीं है और कोई तरीका है क्या शॉर्ट, तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। इसमें आप याद क्या रख सकते हो वो देखिए। इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि अगर कभी आपको प्रॉफिट बोलेंगे तो आप माइनस करोगे, और कभी आपको लॉस बोलेंगे तो आप प्लस करोगे। क्या माइनस क्या प्लस? 33 नींबू बेचने पर 11 का फायदा हुआ, तो सबसे पहले तो 11 लिख लो, डिफरेंस तो 11 का ही आएगा। फायदा हुआ तो 33 में से 11 घटेगा, फायदा हुआ तो 33 में से 11 घटेगा। प्रॉफिट होने पर माइनस, तो 33 में से 11 गया 22 गुणा 100। लॉस होता तो क्या करते? प्लस करते। जैसे अगला सवाल है, क्या है यहां पर? 13 का नुकसान हुआ, तो अंतर तो 13 आएगा, और क्योंकि 65 बेचने पे 13 का नुकसान हुआ तो नुकसान में क्या होगा? प्लस। तो 65 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 78, और गुणा करेंगे 100 का, तो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो आप याद ऐसे रख सकते हो कि उल्टा प्रॉफिट पे माइनस और लॉस पे प्लस, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, पर ये भूलने की संभावना है, इसलिए इसको भी आप याद रखें। ओके, एक बार घर जाके और अच्छे से ठंडा पानी पी के रिवीजन करना, आ जाएगा सब कुछ याद, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पानी ठंडा पीना, लेकिन करो इसको। इस बार मात्रा भी आ गई। इस बार जो ट्रिक आपको बताई थी उसके ट्रिक ऑलरेडी उल्टी थी। ट्रिक में हमने उल्टा नियम लगाया, अब उल्टे का भी उल्टा होगा।
इस बार हानि हो रही है, हानि में क्या बोला था मैंने, प्लस, अब माइनस होगा। 17 में से 5 घटाओ, 12 का भाग दो 720 में, आंसर। समझ में तो नहीं आया? आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने यह ध्यान नहीं दिया कि यहां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, यहां विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, लेकिन यहां लागत मूल्य है। मतलब इसके पहले वाले 2 प्रश्नों में सेलिंग प्राइस था, इस बार क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो 17 गेंद बेचने पर, 720 का टेंशन मत लो, 17 गेंद अगर बेची है तो 17 खरीदी भी होगी, और 5 गेंदों का लॉस हुआ लागत मूल्य का, तो 5 गेंदों का लॉस हुआ तो यहां तो माइनस आएगा, और 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, मतलब यहां सीपी आएगा, नॉट एसपी। तो ये तो आपका 17 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 12। मतलब आपने खरीदी अगर 12 गेंद होगी तो बेची कितनी होगी, 17। तो 720 रुपए में अगर 12 गेंद खरीदी होगी तो एक गेंद कितने की, ये आंसर है। तो ये लागत मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य शब्द का ध्यान रखना है ना। अब अगर इसकी ट्रिक बताऊं और आपको और अगर कंफ्यूज करूं, तो अगर कभी क्रय मूल्य शब्द आता है तो प्रॉफिट होने पे प्लस होता है, ठीक है, और लॉस होने पे क्या होता है, माइनस होता है। कब, जब क्रय मूल्य होगा, और अगर विक्रय मूल्य होगा तो नियम उल्टा, तो यहां बनती है खिचड़ी, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप बस एक ये लाइन लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई याद रखने का टेंशन भी नहीं, और याद रख लो तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, देखो ये सवाल अब अलग है, थोड़ा सा ना यहाँ टाइप पे ध्यान दिया करो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे अब कुछ अलग होना है ना। प्रश्न पढ़ लिया सब लोगों ने, हाँ या ना। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, 2। फिर और क्या करा, 2 रुपए में कितने खरीदे, 3, और सबको मिला के बेचा कितने में, 3 रुपए में 5। तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा क्या, ऑप्शन में ही नहीं है। कई लोग इसमें ये दिमाग लगाते हैं कि 1 में 2 खरीदे, 2 में 3 खरीदे, तो 3 रुपए के कितने हो गए, 5। ये तो खरीदे और बेचे भी 3 रुपए के 5, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई खरीदा कितने में, दोनों को मिला के बोलो, दोनों का कितना हुआ, 3 रुपए के 5, और बेचा भी कितने में, तो क्या होना चाहिए कायदे से, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। मतलब हम समझने में गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम समझने में गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब यहां पर आप देखिए कि हम क्या करेंगे। देखो क्या होता है कि आप गए, संडे फुर्सत में थे, सोचा सब्जी ले आए, तो आप गए, मान लीजिए नींबू आपने लिए, तो एक ठेले पे 1 रुपए के 2 का भाव चल रहा था। यहां आप गलती क्या करते हो कि आप सोचते हो कि आपने 1 रुपए के 2 नींबू खरीदे, नहीं, 1 रुपए के 2 के भाव से कुछ नींबू खरीदे। पढ़ो प्रश्न ध्यान से, 1 रुपए में 2 नींबू की दर से कुछ खरीदे, कितने खरीदे ये नहीं पता है ना। ये भाव है कि 1 रुपए के 2 नींबू का भाव एक ठेले पे चल रहा था, आपने खरीद लिया। आगे बढ़े तो आगे एक जगह क्या मिल रहा है, 2 रुपए के 3, तो आपने यहां से भी खरीद लिए। कितने खरीदे वो नहीं पता, सारे नींबू मिलाए और मिलाने के बाद किस भाव पे बेचे, 3 रुपए के 5। आया फंडा समझ में, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, आया ना। सीधे बैठो, हाथ नीचे, दोनों हाथ ऐसे सामने रखो, सीधे बैठो एकदम ऐसे पूरा 90 डिग्री पर। हाँ, अरे 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको 90 डिग्री थोड़ी बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं,
45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर बैठो, ऑनलाइन वाले भी। ठीक है, गहरी सांस लो, आंख बंद करो सब लोग, आंख बंद करो, अरे आंख बंद करो, आंख बंद करो। हाँ, गहरी सांस लो, जल्दी से छोड़ो, फिर से गहरी सांस लो। हाँ, आंख खोल लो, अब इधर देखो, सांस मत छोड़ना। अब देखो यहां पर हुआ क्या है कि उसने समान मात्रा दोनों दुकानों से खरीदी, पर क्या यहां पे मात्रा समान है क्या? इसको पहले तो समान करो, तो ऊपर गुणा कर दो 3 का, नीचे गुणा कर दो 2 का, तो ये भी 6, ये भी 6, तब अपना प्रश्न सेट होगा। लेकिन 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो एक दुकान से खरीदे होंगे 3 रुपए के 6 नींबू, और दूसरी दुकान से उसने खरीदे होंगे 4 रुपए के भी 6। अब दोनों को जोड़ा जा सकता है, मतलब उसने 7 रुपए के 12 के भाव से नींबू खरीदे। कितने खरीदे वो तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर दोनों को मिलाएगा तो भाव क्या बनेगा यहां पे? 7 रुपए के 12। आ रही बात समझ में? अब हम अपने प्रश्न को हल करेंगे कि हमने खरीदे 7 रुपए के 12 के भाव में और बेचा 3 रुपए के 5। तो करो, क्या करोगे? ये खरीदने वाला केस है, ये बाय है और ये सेल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक बताई थी। 3 का 12 में गुणा करो 36, 7 का 5 में गुणा करो 35, कितना बच रहा है? 1। फायदा की नुकसान? फायदा। लाए ज्यादा बिके कम, फायदा है, पैसा आ गया है पूरा। तो कितने नीचे रखेंगे? 35 और गुणा करेंगे 100 का। सब वही है, पुराना ही पूरा तरीका बता रहा हूं। 5 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। 5 से कितना कटेगा? 20 बार। 7 से कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 7 दूनी 14, बचा कितना? 6/7% का क्या लाभ, प्रॉफिट है क्या ऑप्शन में? ये आंसर आएगा। तो देखो ये तो पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये तो पूरा बता दिया था। नया क्या था कि दोनों की मात्रा सेम करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उसने बोला है उतने ही नींबू जितने पहले ठेले से खरीदे उतने ही नींबू दूसरी जगह से भी खरीदे, तो दोनों की मात्रा बराबर करना है। तो ऐसे प्रश्नों में बस मात्रा बराबर करके जैसा हम नॉर्मल तरीके से करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ठीक, पक्का? काफी आज के लिए इतना। इसमें आवाज जरूर आएगी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें 3 दुकानों से इकट्ठा करके बेच रहे हैं, करना सेम है। क्या करना है? क्या बराबर करना है? मात्रा, क्वांटिटी बराबर करना है। तो तीनों दुकानों की मात्रा बराबर कर लेना और बेचना है ना। फिर मुझे बताना क्या हुआ कल, और इसके आगे तो बस रहने दो, है ना। ये भी है, चाहो तो ठीक है, इसको भी देख तो लेना, देखते ही हो वैसे भी तुम लोग। कल हम लोग करेंगे ईमानदार तो खैर नहीं, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। देखें आपने, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। 1 किलो के बाट की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, है ना। तो कल आपको बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न कराएंगे, ठीक है। चलिए, सो धन्यवाद, ध्यान रखिए सब लोग अपना, है ना। मार्केट में ज्यादा घूमो फिरो मत, अब कोरोना वापस दूसरी लहर चालू हो गई, दूसरी तीसरी पता नहीं कौन सी है ना। लेकिन ध्यान रखें, अनजान व्यक्ति से ना मिले और जान पहचान वालों से भी ज्यादा ना मिले, ठीक है। मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, है ना। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें, हालांकि करना कुछ नहीं है लेकिन बाहर थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो इम्यूनिटी आप लोग की खतरनाक है, कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हाँ, समोसे संडे को मिलेंगे। इस बार संडे क्लास रहेगी ऑफलाइन भी, ठीक है। संडे स्पेशल इस बार रखेंगे, तो फिर उस दिन सोचेंगे बांटना है कि नहीं बांटना है ठीक है। क्या हुआ, थक गए क्या? अरे समोसे के अलावा कुछ और बात भी कर लिया करो कभी तुम। हाँ, पोहा देखो, जो बोल रहा है वो पहले तो आगे आ जाया करो। हाँ, आ जाओ तुम ही, वो तो पता है तुम ही, आ जाओ जल्दी। हाँ, बाकी लोग जरा शांत रहें, इनको सुन लेते हैं। हाँ, कौन सा टेस्ट? इनका टेस्ट कहाँ होगा?
कितने बजे से? हाँ तो ऊपर हो जाएगा। बस यही पूछना था। चलो भाई, तो कल होती है मुलाकात। प्रश्न को आप लोग देखकर आना, सॉल्व तो करते नहीं हो, देखकर जरूर आना, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की। थैंक यू।